हेलो एंड वेलकम गाइस, वेरी वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आप सबका तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के 16 सितंबर के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस में। मेरा नाम कुश पांडे है और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन बाय कुश। चलिए शुरू करते हैं। आज की दो बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर है कि भारत के अंदर दुनिया के सबसे बड़ा एक एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस सेंटर, एक्सपो सेंटर ओपन होने वाला है, जिसको कुछ दिनों के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री ओपन करेंगे। द्वारका में ये सेंटर है और ये दुनिया का सबसे बड़ा कोई भी कॉन्फ्रेंस करने का, गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन करने का, एक्सपो करने का, ये एक आपका सेंटर बनने वाला है। इसका नाम है यश भूमि। इसके अलावा दोस्तों दो पड़ोसी देश हैं जिनके लैंड बॉर्डर्स जुड़ते हैं, जिनमें एक है आपका डोमिनिकन रिपब्लिक और दूसरा है आपका हयाती। दोनों ही काफ़ी गरीब देश हैं। उन्होंने अपने बॉर्डर्स को बंद कर दिया है एक मसले पे। वो मसला क्या है उसकी जानकारी हम आपको वीडियो के अंदर आगे देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे होमवर्क पे। पहला सवाल था, क्या ट्रांजैक्शन लिमिट है ऑफ स्मॉल वैल्यू डिजिटल ट्रांजैक्शंस की ऑफलाइन मोड में सितंबर 2023 में? लिमिट है अब है आपकी 2000 रुपए। कौन से कंट्री की मिलिट्री फोर्स ने अनवेल किया है एक एआई रोबोट वॉल्कायरी जो उसकी एरियल कम्बैट फोर्स है उसको बेटर करेगा? यूएसए। कौन सा वो रेसिंग ड्राइवर है जिसने जीता है डच ग्रांड प्री? इनफैक्ट इस साल दो ग्रांड प्री छोड़ दें, बाकी सारी जो ग्रांड प्री रेसेस हैं फॉर्मूला वन में, उसको एक ही व्यक्ति ने जीता है जो कि रेड बुल कार को ड्राइव करते हैं फॉर्मूला वन में। उनका नाम है मैक्स वर्स्टैपन। प्रज्ञान रोवर थ्री, प्रज्ञान जो है ऑफ चंद्रयान 3, उसने मून के जो साउथ पोल है उस पर किस सब्सटेंस को या कौन सी चीज, कौन से एलिमेंट को वहां पर पाया है? तो उसका आंसर है आपका सल्फर। अब आते हैं हमारे होमवर्क पे, हमारे आज के रिवीजन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रिगार्ड्स टू द नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड प्लेटफॉर्म? जो एनजेडीजी प्लेटफॉर्म को जारी किया गया है, जिसमें जो अभी न्यूज़ में है तो काफ़ी टाइम से है लेकिन अभी न्यूज़ में है, उसके कंटेक्स्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? स्टेटमेंट वन, CJI NV Ramanna announced that Supreme Court will soon join the NJGD. NJGD जो है उसे डेवलप किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने। इसे लॉन्च किया गया था 2020 में अंडर द ई कोर्ट्स पोर्टल, जिसका अभी अगर आपको याद होगा इसी का थर्ड फेज अभी लॉन्च हुआ है। और इस थर्ड फेज को एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी कहा गया है इस बार। और आखिरी स्टेटमेंट है, इट कवर्स ऑल केसेस, चाहे वो इंस्टीट्यूशनलाइज केस हो, चाहे वो पेंडिंग केस हो, चाहे वो रिजॉल्व केस हो, सारे केसेस होंगे और हर तरह के कोर्ट के केसेस होंगे। एंड इट कवर्स ऑल द केसेस फ्रॉम 18,730 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। जो भारत में इतने सारे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उन सबको ये कवर आपका करेगा। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? आंसर है इसका सिर्फ बी और सी। अगर हम ए की बात करें तो सीजीआई का नाम क्या है? सीजीआई का नाम है डीवाई चंद्रचूड़। और अगर हम डी स्टेटमेंट की बात करें, मैंने बहुत डिफिकल्ट बना दिया आपके लिए, लेकिन यहाँ पर जो नंबर है दैट विल बी 18,735। क्लियर है सबको? ओके। यूनियन कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है न्यू दिल्ली में कि सितंबर 14 को जो कंट्री है वो अब इशू कर सकती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट्स के। ऐसा करने वाला इंडिया कौन से नंबर का देश अब आपका बन चुका है? इंडिया जो है ऐसा करने वाला 13th कंट्री आपका बन चुका है, जो कि वेट्स एंड मेजर सर्टिफिकेट्स को जारी करेगा, जिसको दुनिया भर को मानना पड़ेगा। इनफैक्ट कोई भी अगर इंडिया की एक सर्टिफाइड लैब से एक सर्टिफिकेट लेता है वेट्स एंड मेजर्स का, तो उसको भी दुनिया भर में एक्सेप्ट किया जाएगा। सेकेंड एडिशन जो है ICRA CIBS का श्रिम्प फार्मर्स कॉन्क्लेव का, वो इनमें से किस शहर में गुजरात में ऑर्गेनाइज की गई है? उसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज नवसारी। कौन सा कंट्री है जो बन सकता है पहला कंट्री जिसने एलियंस को मानना स्वीकार किया है, जिसने कहा है कि हमारे धरती पे एलियंस हैं? क्योंकि वहाँ का जो कांग्रेस है वहाँ पर हियरिंग चल रही है जहाँ पर कुछ कॉप्स दिखाए गए हैं जिन्हें कहा गया है नॉन ह्यूमन कॉप्स। आंसर है उसका ऑप्शन बी, दैट इज मेक्सिको। भोज वेटलैंड जो है वो इनमें से किस पर्टिकुलर स्टेट में है? हिमाचल, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर नागालैंड? आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मध्य प्रदेश। भोज वेटलैंड को लेकर मैंने बताया था कल आपको कि जो NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने
कॉल अपॉन किया है गवर्नमेंट को मध्य प्रदेश की कि वहाँ पर बड़े लेवल पे आपने कैसे डैमेज किया है भोज वेटलैंड को, जो कि भोपाल में है और एक रामसर साइट है। अब आते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स पे। जैसे मैंने आपको बताया था, आज की जो पहली बड़ी करंट अफेयर है वो करंट अफेयर ये है कि मोदी जी जो हैं उन्होंने डेडिकेट करेंगे देश को फेज 1 ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर, जिसका नाम है यशोभूमि। क्या नाम है इसका? इसका नाम है आपका यशोभूमि। इसको जो है वो इनॉग्रेट करेंगे और ये इनॉग्रेशन जो आपका होगा वो ये जो आपका सेंटर है ये द्वारका न्यू दिल्ली में आपका बनाया गया है। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे आसान तरीका है इसको याद करने का माइंड मैप से। तो जैसे मैंने पहले कहा, ये एक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर है, इसका नाम यशोभूमि है। ठीक, इसका जो बजट है वो है आपका 5400 करोड़ का और इसका जो टोटल एरिया है, बिकॉज काफ़ी बड़ा है और दुनिया के सबसे बड़े एक्सपो सेंटर्स में से एक होगा, दैट इज़ 8.9 लाख स्क्वायर मीटर्स का। सिमिलरली ये एक माइस सेंटर है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ माइस। माइस क्या होता है? जहाँ पर मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड एग्जीबिशंस आपके हो सकते हैं, उन्हें कहा जाता है एक माइस सेंटर। तो एक माइस फैसिलिटी है, दुनिया की सबसे बड़ी माइस फैसिलिटीज़ में से एक बनकर रेडी हो जाएगी। इसके अलावा इसके फीचर्स की बात करें तो 15 कन्वेंशन रूम्स हैं, ग्रैंड बॉल रूम है और 13 मीटिंग रूम्स को यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है या यहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ते आसान हो जाए या समय कम लगे, उसके लिए जो दिल्ली मेट्रो है उसने एक अलग से मेट्रो स्टेशन बनाया है जो कि एयरपोर्ट मेट्रो पे रहेगा। उसका नाम है यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 और जो डिस्टेंस रहेगा आपका न्यू दिल्ली एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली मेट्रो से या न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट मेट्रो तक, मतलब यहाँ तक ट्रैवल करने में जो पहले आपका लगता था करीब एक जो पहले स्पीड थी वो आपकी 90 किलोमीटर्स पर आवर थी, उसको अब बढ़ाकर 120 किलोमीटर्स पर आवर कर दिया गया है, जिससे डिस्टेंस है आपका दिल्ली एयरपोर्ट और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन तक, वो आपका डिस्टेंस बहुत आसान हो जाएगा। इनफैक्ट वहाँ से 21 मिनट के अंदर यशोभूमि जो द्वारका पे ये आपका सेंटर है वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे। तो जहाँ विल है वहाँ पावर है, जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो ये आपको दिखाती है। तो इंडिया को मिला है उसका एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाला, बहुत ही प्राउड फील करने वाला एक कन्वेंशन सेंटर, एक एक्सपो सेंटर जिसका नाम है यशोभूमि। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोल, अभी रिपोर्ट आई है, वो सबसे बड़ा प्रोक्योरर है फ्रॉम दी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को मैं कह सकता हूँ GEM। क्या कह सकता हूँ इसको मैं? GEM। GEM क्या होता है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ऐसी जगह है, एक ऐसा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ पर गवर्नमेंट गुड्स को सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं और एक कॉमन पॉइंट है उस पर्टिकुलर सेंटर के लिए। गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पर मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने सर्वाधिक चीज़ें जो हैं वो प्रोक्योर की हैं, मतलब उसने इस माध्यम का यूज़ किया है फॉर प्रोक्योरिंग थिंग्स। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि ये प्रोक्योरमेंट करने सबसे आगे है। इनफैक्ट इनका जो अमाउंट है, जो टोटल वर्थ प्रोक्योरमेंट का, दैट पर्टिकुलर अमाउंट गाइस इज 23,798 करोड़ और वो करंट फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। अगर हम गवर्नमेंट मार्केट प्लेस की बात करें तो एक ऑनलाइन ई मार्केट प्लेस है जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर सरकारी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल बाय किया जाता है और ये अगस्त 2016 में से शुरू किया गया था। इसका मेन मकसद था जो टेंडर प्रोसेस होता है, जब सरकार किसी को टेंडर देती है कोई चीज़ सेल करने को, कोई चीज़ बनाने को, कोई चीज़ बाय करने को, तो उस टेंडर प्रोसेस को एक ऑनलाइन माध्यम देना, एक ट्रांसपेरेंट माध्यम देना और इंटीग्रिटी लाना उसमें, ताकि कोई ये ना कहे कि जानबूझ के दिया गया है, उसको लेकर ये पूरा काम किया गया है। नंबर 1। नंबर 2 अगर हम बात करें तो ये एक वन स्टॉप नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है जो कि ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट करता है गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज का, जो और ये दोनों जो ये आपका ईदर वे है, मतलब सरकारें ऑफर भी करती है, सरकार जो डिमांड करती है वो भी यहाँ से वो परचेज कर सकती हैं। तो एक ऐसा तरीका है गवर्नमेंट का जहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज सेल बाय कर सकती हैं अपने चीज़ों को, और उसके लिए इसे जो है आपका बनाया गया था। तो उसका सबसे बड़ा जो प्रोक्योरर है उसका नाम है द मिनिस्ट्री ऑफ कोल। सिमिलरली एक और डिपार्टमेंट, एक और मिनिस्ट्री है, वो है आपका द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये सबसे बड़ा बायर है। प्रोक्योरर कौन है? आपका मिनिस्ट्री ऑफ कोल। सबसे बड़ा बायर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और इट इज मर्ज एज द लीडिंग मिनिस्ट्री आउट ऑफ 56 मिनिस्ट्रीज जो इस मार्केट प्लेस पे है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर वैल्यू, कितना ऑर्डर वैल्यू करता है, पर वैल्यू कितना वो स्पेंड करता है, बाय करता है, और
टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स उसमें भी ये सबसे ज़्यादा है। और इनका जो ये इनका अमाउंट जो है दैट इज़ नाउ एट 28,000। हाँ इनका अमाउंट है आपका 28,732 करोड़, ये इनका अमाउंट है। पहले आपका ये अमाउंट जो था वो आपका 50 आपका था अराउंड 18,760 इन सितंबर टिल सितंबर 12, और ओवरऑल ये है आपका। और 22 में आपका था सिर्फ 15,091.30 करोड़। तो ओवरऑल ये सबसे बड़ा बायर है। प्रोक्योरर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कोल। यहाँ तक सबको क्लियर है एवरीवन? क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। ओके, मुझे आया था, हो सकता है आपको भी आए। गवर्नमेंट एक टेस्ट इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम जो है एक टेस्ट करी बेसिकली, जिसमें एक मैसेज आपके स्मार्टफोन्स पर पहुंच रहा होगा और वो इमरजेंसी का एक मैसेज होगा। ठीक है, मेरे पास आया, मेरे भाई के पास आया, अभी बहुत लोग के पास मेरे घर पे नहीं आया है। तो आपको डरना नहीं है, वो एक्सरसाइज है सरकार की ये बताने के लिए कि हम जब कभी ऐसा कोई इमरजेंसी होगा तो आप तक मैसेज पहुंचा सकेंगे विदाउट एनी डिले। आप समझ रहे हैं? जैसे कि अगर आपने देखा होगा, मैं बताया था आपको लिबिया में, कल बताया था, लिबिया में ऐसा कहा जा रहा है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता, अगर डिजास्टर मैनेजमेंट कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर सुदृढ़ होती, दुरुस्त होती, स्टेबल होती, स्ट्रांग होती, तो हम उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते थे। आपको विश्वास नहीं होगा, अब उन शहरों में, स्पेशली डरना शहर में, कोई भी आवाजाही बंद कर दी गई है। अब एक ही काम वहाँ पर किया जा रहा है, लाशें निकाली जा रही हैं और एक तरह से नंबर्स बनाए जा रहे हैं कि भाई कितने लोग मरे, क्योंकि ऑलरेडी 11,000 को तो वो मृत घोषित कर चुके हैं, लेकिन अभी भी 10 से 11,000 लोग गायब हैं। तो ऐसी स्थिति ना आए, भगवान ना करे, कभी नहीं आएगी, लेकिन कभी ऐसा हो जब कुछ इमरजेंसी हो तो हम तक मैसेज पहुंच जाए हमारे मोबाइल फ़ोन पे, ताकि हम तैयार रहें किसी भी इमरजेंसी के लिए। तो वो टेस्ट यहाँ पर सरकार ने आज करना शुरू किया है। कई फेजेस में इसको किया जाएगा, अभी पहला फेज है, आगे चलकर और फेजेस में भी इसको किया जाएगा। इसे किया है एनडीएमए ने, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसने आज टेस्ट किया है एक पैन इंडिया इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम, और ये डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर किया गया है। देश के जो अलग अलग लोग हैं उन्हें कई तरह के फ्लैश मैसेज आए होंगे, आपने पढ़ा होगा, और ये टेस्ट कर रही है ताकि वो ये चेक कर पाए कि उसका जो अलर्ट सिस्टम है वो कितना इफेक्टिव है और कितना बेहतर वो आपका काम कर रहा है। उसके लिए ये काम पूरा आपका किया गया है। अगर हम एनडीएमए की बात करें तो एनडीएमए की शुरुआत हुई थी 2005 में। एनडीएमए जो है वो एक एपेक्स बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि उसको ये जिम्मा दिया गया है कि आप पॉलिसीज ले डाउन करें कि भाई कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट को कंट्रोल करेंगे, और इसीलिए इसे बनाया गया था। और अब ये इंडिया की सबसे बड़ी एजेंसी है डिजास्टर मैनेजमेंट को, डिजास्टर्स को रोकने के लिए। अच्छा, एक सवाल पे आते हैं, ये सवाल आ सकता है, हु इज नोन affectionately as the क्वीन ऑफ प्लास्टिक इन अफ्रीका? इनमें से किन्हें क्वीन ऑफ प्लास्टिक इन अफ्रीका कहा जाता है? ये आज सुर्खियों में है। इनफैक्ट हमारी जो न्यूज़ एजेंसी है, हमारी जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं या फिर जो सरकारी न्यूज़ चैनल्स हैं, वहाँ पर इनका नाम कई बार आया, तो मैंने सवाल बना दिया इससे। इनका नाम है आपका इसतू सीसे। ये फाउंडर डायरेक्टर हैं ऑफ द वुमेन इन द सिटी ऑफ गाम्बिया। और अभी हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है जिसका नाम है द इंटरनेशनल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन फोरम शारजा में। वहाँ पर ये अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और इनका जो एक यूएसपी है, इन्होंने अपने एनजीओ के ज़रिए प्लास्टिक्स को कैसे हम रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, रिफर्बिश कर सकते हैं, उसको इन्होंने प्रमोट किया है। और कैसे उससे इनकम जनरेट कर सकते हैं, उसको गाम्बिया में और अफ्रीका में इन्होंने प्रमोट किया है। उसी वजह से इनको जो है ये इन्हें कहा जाता है द क्वीन ऑफ प्लास्टिक इन अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका न्यूज़ में है, पता होगा आपको, अफ्रीकन यूनियन की वजह से। अफ्रीकन यूनियन किसका हिस्सा है? अब G20 का। G20 में अब कितने, आपका नाम किसका क्या पड़ेगा? अब आपका इसका नाम पड़ेगा अब G21। याद है आप सबको, ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन का जो अभी हाल ही में समिट हो रहा है, वो समिट कहाँ पर हो रहा है? वो समिट आपका हो रहा है इन कीनिया। उसको भी ज़रा आप लोग याद रखिएगा। कीनिया में कहाँ पर? ये सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं। आज से 5-6 साल पहले इंडिया, 5 साल नहीं कहूँगा, जब मैं छोटा बच्चा था उस समय एक, आज भी एक वर्ड मुझे बताया गया और मैंने उसको यूज़ करना स्टार्ट किया आज से करीब 10 साल पहले, 10 साल नहीं 8 साल पहले। और वो वर्ड था जीपीएस। ठीक है, जिसका नाम था ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम।
गूगल का इसे कहा जाता है, या फिर गूगल मैप्स पे हम इसे यूज़ करते हैं जब हमें कोई लोकेशन करना होता है। लेकिन आपने वो नोटिस किया होगा कि काफ़ी टाइम से ना गूगल मैप्स सही रास्ता दिखा नहीं रहे हैं। मतलब अगर बहुत टिपिकल रास्ता है तो गूगल मैप्स गच्चा खा जा रहे हैं, पता है आपको? तो इंडिया ने इंडिया जब ग्रो करने लगा, जब हम ग्रो करने लगे अब, तो हमने भी डिसाइड किया कि हम जीपीएस का यूज़ धीरे धीरे कम कर देंगे और अब हम अपना एक नेविगेशन सिस्टम बनाएंगे जिसका नाम दिया गया नाविक, है ना। अब हुआ यह है कि गवर्नमेंट विचार कर रही है और लगभग उसका मन बन चुका है कि आने वाले टाइम में जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, जो कार्स हैं, या फिर जहाँ पर जीपीएस का यूज़ हो रहा है अभी, और साथ ही साथ जो स्मार्टफोन्स हैं, उनमें मैंडेट कर दें कि आपको नाविक का यूज़ करना है, ना कि जीपीएस का। वैसे तो देखो, वैसे तो रशिया का भी एक है आपका जीएनएसएस, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। एक चाइना का भी है, पता होगा आपको। इनफैक्ट चाइना का नाम है बाइडू। इसको कैसे याद करोगे? बीडू के नाम से। जैकी श्रॉफ, उनका भी है। ऐसे कई सारे। जापान का है आपका, जैसे कि जेनिथ, ZENIATH। लेकिन इंडिया जो है ना, वो अब यूज़ करेगा नाविक। और ये गवर्नमेंट ने एक तरह से वो कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया है। कैसे किया बताता हूँ आपको। अभी आईफोन 15 सितंबर आ चुका है, तो आईफोन 15 आने वाला है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया में अब आईफोन 15 में अपार्ट फ्रॉम जीपीएस उसमें नाविक की फीचर भी होगा। उस पर आप नाविक मैप्स का यूज़ भी कर पाओगे। ये एक बड़ी खबर आ रही है, मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो सेंटर जो है वो कहने वाली है, मैंडेटरी करने वाली है स्मार्टफोन्स में ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को कि आप नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन यानी कि नाविक, इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। और ये जानकारी दी भारत के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी राजीव चंद्रशेखर। उन्होंने कहा कि ऐसा होने वाला है। इनफैक्ट एप्पल ने भी पहली बार नाविक का यूज़ इसरो के साथ कोलैबोरेशन में आपने इस आईफोन 14 में उसने यूज़ करना आपका स्टार्ट कर दिया है। अब एक सवाल आपका आता है कि सर नाविक है क्या? देखिए, नाविक का फुल फॉर्म बता दें मैंने आपको। नाविक को डिजाइन किया गया है बाय इसरो, और उसके लिए 7 नेविगेशन सैटेलाइट्स जो हैं, 7 कॉन्स्टलेशन सैटेलाइट्स जो हैं, उनको स्पेस में भेजा गया है। ये प्रोजेक्ट आपका 2006 से शुरू हुआ था, अप्रूव हुआ था, और इसका जो खर्चा है दैट इज 174 मिलियन। और ये 2018 में जाकर, मतलब करीब 12 साल बाद जाकर ये आपका ऑपरेशनल हुआ। बेसिकली जैसा कि आप जीपीएस में देखते हैं, यहाँ पर भी एक स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस मिलती है, और भारतीय बॉर्डर से, भारतीय जो बॉर्डर है उसका पूरा कवरेज मिलता है। उसके बियॉन्ड भी 1500 किलोमीटर बियॉन्ड भी कवरेज आपका नाविक में होता है। आगे चलकर जब और सैटेलाइट जाने जाएंगी, जैसे कि अगर आप पता होगा स्टारलिंक है उसका, स्पेसएक्स का, वो भी कुछ ऐसे ही कर रहा है, वो तो पता नहीं कितना। हम अभी 7 हमने भेजी है, हम और भी भेजेंगे आगे चल के, ताकि जो नेविगेशन की कैपेसिटी है, जो उसका एक उसका जो कवरेज है, वो हम और इंक्रीज कर सके। तो धीरे धीरे सही, लेकिन अब स्मार्टफोन्स में भी स्पेसिफिकली शुरुआत हो गई है, आईफोन में भी अब नाविक का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया था, डोमिनिकन रिपब्लिक और हाइटी या हयाती ने अपने बॉर्डर्स को, इनफैक्ट डोमिनिकन रिपब्लिक ने जो है उन्होंने अपने बॉर्डर्स को क्लोज कर दिया है। और जो हयातियंस डोमिनिकन रिपब्लिक गए थे, उनको भी बोल दिया गया है कि आप भी वापस हयाती जाइए। और साथ ही साथ अमेरिका ने भी अपने नागरिकों को बोला है, अपने सिटीजन्स को बोला है कि हाँ, आप भी डोमिनिकन रिपब्लिक या हयाती से शिफ्ट होके वापस अपने देश चले आएँ। उसका रीज़न दोस्तों कुछ नहीं है, उसका रीज़न बेसिकली क्या है, एक कनाल है और एक रिवर है, ठीक है। रिवर का नाम है आपका मैसेकर, मैं लिख देता हूँ, मसाकर। और मुद्दा है इस पानी के शेयरिंग का। ऐसा आरोप लग रहा है हयाती पर कि डोमिनिकन रिपब्लिक ने आरोप लगाया है कि आप हद से ज़्यादा पानी जो है आप यहाँ से यूज़ कर रहे हैं, और इसीलिए हमने जो कनाल है उसको बंद कर दिया है, और बॉर्डर्स को भी हमने जो है क्लोज कर दिया है। अब इनके बॉर्डर्स की बात करें तो देखिए, ये इनका बॉर्डर है, कुछ ऐसा है। और यहाँ पर आप एक ब्रिज भी देख सकते हैं जो इन दो देशों के बीच आपका बनाया हुआ है। तो इसको उन्होंने जो है वो आपका क्लोज कर दिया है। तो उन्होंने अक्यूज़ किया है कि हयाती जो है वो डाइवर्ट करना चाहता है, वाटर फ्रॉम द शेयर रिवर से। लेकिन हयाती कहना है कि जो 1929 ट्रीटी हुई थी, उसी ट्रीटी के अंडर वो रिवर शेयरिंग कर रहा है
उसने कोई गलत नहीं किया। अब ये देखने वाली बात होगी इसको लेकर कब आएगा, लेकिन हाँ 1-2 दिन में इसको लेकर अपडेट आ सकता है। सवाल आपसे बन सकता है बहुत सिंपल कि विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज हैव क्लोज्ड देयर बॉर्डर्स बेस्ड ऑन अ कनाल डिस्प्यूट। कनाल डिस्प्यूट के वजह से, एक बांध के समझौता ना होने की वजह से, या फिर एक कनाल समझौता, नहर के समझौता ना होने की वजह से कौन दो देशों ने अपने बॉर्डर्स को क्लोज कर दिया है? तो उसमें एक डोमिनिकन रिपब्लिक है और एक आपका हयाती यहाँ पर रहने वाला है। फिर दोस्तों आदित्य L1 ने जो कहा था वो किया। अपना चौथा जो एंडेवर है, जो चौथा जो अर्थ बाउंड मनूवर है, उसे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब वो जाएगा L1 पॉइंट के पास। अब उसका जो नया होगा उसमें वो अपना चेंज करेगा, वो L1 पॉइंट की ओर अब जाने वाला है। बेसिकली जो ट्रांस लैंग्रेगियन मनूवर है वहां पर पहुंचेगा और ये करीब 110 दिन तक आपका चलेगा और तब जाकर वो L1 पर पहुंचकर वहां पर सन की स्टडी करना आपका स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो फोर्थ जो अर्थ बाउंड मनूवर हो चुका है और अब वो L1 पॉइंट की ओर जाने को रेडी हो चुका है। अगर हम इसके नए ऑर्बिट की बात करें जो उसने बनाया है अपना, वो है अब आपका 256 किलोमीटर्स क्रॉस 121973 किलोमीटर्स, और इसका अपडेट दिया है इस ट्रैक बेंगलुरु ने टू ISRO। नेक्स्ट, नासा में मैंने बताया था कल आपको कि नासा अपनी एक रिपोर्ट उसने कल पेश की थी और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ अलग आएगा, बिकॉज मेक्सिको में ऐसा एक घोषणा हुआ है। हालांकि उसको लेकर भी अब खबर आ रही है कि वो एक होक्स था, वो एक स्टंट था, एक भद्दा मजाक था। नासा ने भी यही कहा है, नासा ने कहा है कि हमारे पास एम्पल एविडेंस नहीं है। इनफैक्ट नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हमारे पास एडिक्वेट और हमारे पास नहीं है एविडेंस कि हम कह पाएँ कि यूएफओज हैं या एलियंस हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब हम एक नया तरीका एक्सप्लोर करेंगे ताकि हम नए सिरे से ये जो एक बिग क्वेश्चन है कि एलियंस होते हैं, क्या यूएफओज होते हैं, उनको कर पाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो यूएपीज हैं, जो यूएफओ का नया नाम है अनमैन्ड जो अनमैन्ड एरियल जो आपके होते हैं, अनमैन्ड एरियल फिनोमिना जो, सॉरी अनमैन्ड अनोमलस फिनोमिना जो होते हैं, उनके बारे में कहा कि इनकी स्टडी करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज इसको लेकर भी हमें कोई एविडेंस फिलहाल नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं। भारत का जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, जिसको ये अधिकार है, जिसको ये जिम्मा सौंपा गया है कि आप इंडिया में जो प्रपोजल्स होते हैं बियॉन्ड द बजट, उसको आप अप्रूव कर सकते हैं। आप या तो उसको एक समय के बाद अप्रूव कर सकते हैं या फिर इमरजेंसी बेसिस पे भी अप्रूव कर सकते हैं। तो डीएसी का एक तरीका है ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। इसका हिंदी मतलब होता है कि ज़रूरत है इसलिए हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उस बेसिस पर उसने करीब 9 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स को एक्सेप्ट किया है और इसका टोटल अमाउंट है 45,000 करोड़ का। इसके अंदर तमाम तरह के इक्विपमेंट्स, तमाम तरह के मिलिट्री आर्मामेंट्स को वो परचेज करेगा। हमारा जो हम आर्म फोर्सेस हैं, इनमें आपका लाइट आर्मर्ड मल्टीपर्पज व्हीकल है, इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस एंड टारगेटिंग सिस्टम है, इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन सर्वे वेसल्स हैं, ड्रोनियर एयरक्राफ्ट हैं, कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन टोटल 9 प्रपोजल्स हैं जिनका टोटल खर्चा आएगा 45,000 करोड़ का। मुद्दे की बात यहाँ पर यही है कि डीएसी ने, जिसको लीड करते हैं भारत के रक्षा मंत्री, कितने प्रपोजल्स को एक्सेप्ट किए गए हैं? आंसर है 9 और अमाउंट कितना है? 9 5 जा 45,000 करोड़ का प्रपोजल का अमाउंट एक्सेप्ट किया गया है। फिर दोस्तों एक ब्रिटिश डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है, इनफैक्ट यूरोप की सबसे बड़ी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है, जिसका नाम है BAE बाय सिस्टम। अब इसका नाम बाय सिस्टम्स ही है। इसने कोलैबोरेट किया है लार्सन टूब्रो के साथ, LNT जो कि इंडियन कंपनी, उसके साथ, और इन्होंने मिलकर ये लॉन्च करेंगे, मिलकर ये दोस्तों बनाएंगे एक ऑल टेरेन, हर तरह के सरफेस पर वर्क करने वाला व्हीकल टू इंडिया। ठीक है, इसका नाम है AATV, जो इसका टाइप का नाम है दैट इज आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल, और इसको नाम दिया गया है BVS-10, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए बनाया जाएगा और इसका इंडिया में नाम रखा जाएगा BVS-10 सिंधु। ठीक है, बेसिकली ये जो आपका प्रोग्राम है, इससे जो अब तक के सबसे बेहतरीन जो आपके ऑल टेरेन व्हीकल्स होते हैं उनको बनाया जाएगा, और इसको बनाया जाएगा एट द आर्मर्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स लोकेटेड इन हजीरा इन गुजरात। वहां पर ये दोनों लोग जो हैं, ये एक ऑल आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल जिसका नाम BVS-10 सिंधु है, उसको ये लोग मिलकर आपका दोस्तों बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? हजीरा गुजरात में।
ब्रिटिश कंपनी और इंडियन कंपनी ने मिलकर ये कोलैबोरेशन अभी हाल ही में किया है। अगर हम बात करें तो ये व्हीकल जो है इसे अभी हाल ही में शोकेस किया गया था एट द डिफेंस एंड इक्विपमेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, जो कि लंदन में हुई थी। इस डिवाइस इस व्हीकल के बारे में खास बात क्या है कि इसमें एक सिस्टम, इसका नाम है एम शोराड, जिसका फुल फॉर्म है आपका मोबाइल शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसका मेन फीचर ये है कि मॉडर्न कम्बैट सिनेरियोज में अगर शॉर्ट रेंज पे भी हमें कोई अटैक करना है तो ये उसे गेज करके उस अटैक को ऑफेंस में बदलने में कन्वर्ट कर देगा। तो एक फीचर है जिससे कि शॉर्ट रेंज में भी अगर वॉरफेयर होता है वहां पर भी ये व्हीकल आपका इंपैक्ट करेगा। मेरे को एक ही बात याद आती है, बॉर्डर में एक सीन था जहां पर एक टैंकर था और टैंकर शूट कर रहा था और फिर एक व्यक्ति आया, मुझे कौन नहीं, शायद हाँ हाँ सॉरी हमारे सुनील शेट्टी आए और भाग भाग के चले गए उस जो पाइप नहीं कहूँगा, वो जो गोला फेंक रहा था टैंक का उसके नीचे, और वहां पर उन्होंने एंटी टैंक माइन जो है वो लगा दी और माँ शक्ति करके वो भी शहीद हुए और वो टैंक तो बर्बाद नेस्तनाबूद हो ही गया। लेकिन ये जो व्हीकल होगा ये इसीलिए ज़्यादा ज़्यादा अकस्टम्ड है कि ये मोबाइल होगा और ये शॉर्ट रेंज में भी कम्बैट कर पाएगा। समझ में आई? अगर आपको मजाक लगा है मजाक ही समझो, पर समझ में आया ना आपको बात? ठीक है। अच्छा, मोबाइल शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो है उससे मल्टीपल टारगेट्स को हम देख सकते हैं, स्विफ्टली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया, और एयरबॉर्न थ्रेट्स को भी अप टू एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 5 किलोमीटर, अगर ऊपर से भी कोई 5 किलोमीटर ऊपर हमला हो रहा है अबव ग्राउंड लेवल, उस पर भी हम हमला कर सकते हैं। मतलब उस ऐसा ओरिएंटेशन इसका हो सकता है। तो एक बहुत ही बेहतरीन ऑल टेरेन व्हीकल है जिसको इंडिया में बनाया जाएगा हजीरा में। फिर दोस्तों भारत का जो एक्सपोर्ट है अगस्त महीने में उसमें 7% का डिक्लाइन आया है और अभी जो एक्सपोर्ट हमने किया है दैट इज $34.48 बिलियन। इसके अलावा अगर हम कंपेयर करें इसको इन द सेम मंथ लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर आपका था $37.02 बिलियन का, तो उसमें तो कमी आई है। इसके अलावा इंपोर्ट भी हमने कम किया जो कि अच्छी खबर है। इंपोर्ट डिक्लाइन किया 5.23% से और हमारा इंपोर्ट जो है वो आपका है 58.64 बिलियन डॉलर, जो कि पिछले साल सेम महीने में $61.80 बिलियन था। जो डिफरेंस होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, अगर इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है तो उसे कहा जाता है ट्रेड डेफिसिट। अगर यहीं पर एक्सपोर्ट अधिक होता और इंपोर्ट कम होता उसे हम कहते हैं ट्रेड सरप्लस। तो जो ट्रेड डेफिसिट है दैट इज $24.16 बिलियन। इस पर हमारा ट्रेड का घाटा यहाँ पर दोस्तों जो है वो दिखाया गया है, वो है आपका $24.16 बिलियन पे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भारत का एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है प्रशांत कुमार, जो फॉर्मर एसबीआई के एमडी रह चुके हैं, वो इसके सीईओ हैं। मुंबई बेस्ड है, काफ़ी कंट्रोवर्सी में था बिकॉज इसके जो फाउंडर थे राणा कपूर, उनको अक्यूज किया गया, वो पकड़े भी गए हैं। तो अब बेहतर बैंक है, अब अच्छा कर रहा है बैंक। तो येस बैंक और ब्रिस्क पे इन्होंने कोलैबोरेट किया है और मिलकर ये जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होते हैं एक देश से दूसरे देश से हमारे देश, जो ये पेमेंट्स होते हैं इनको आसान करने में फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। आपको याद रखना चाहिए कि भारत एमएसएमईज को लेकर पैंडेमिक के दौरान उसके बाद काफ़ी सीरियस है। इंडिया का मानना है कि वी वांट देम टू बी ग्लोबल, है ना, और एमएसएमईज को हम ग्लोबल एंटरप्राइज बनाना चाहते हैं। उसमें प्रॉब्लम आती है पेमेंट्स की। फॉर एग्जांपल एमएसएमईज का पेमेंट सिस्टम्स या उनका जो कनेक्शंस हैं डिजिटल पेमेंट्स में बहुत दुरुस्त नहीं है। तो इस तरीके के जरिए अब क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स भी एमएसएमईज आराम से कर पाएंगे। इसके लिए ब्रिस्क पे जो है उन्होंने और येस बैंक ने मिलकर लॉन्च किया है ब्रिस्क पे A2A, एजेंट टू एजेंट या अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर आपका इजीली अब इस फीचर के जरिए आपका हो जाएगा, जहां पर एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स को चीज़ों को सेल बाय करना, उनका अमाउंट पे करना फॉर सेलिंग एंड बाइंग, वो आराम से हो जाएगा। और इसके लिए जो ब्रिस्क पे के करीब 36 फॉरेन करेंसीज में उसकी एक्सपर्टीज है पेमेंट्स की, वो आपकी काम आने वाली है। तो ब्रिस्क पे और येस बैंक ने कोलैबोरेट किया है और जो एमएसएमईज हैं, जो छोटी बड़ी जो सूक्ष्म लघु मध्यम मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम कंपनी जो है, जिनका जो टर्नओवर है आपका 0 से 250 करोड़ तक मैक्सिमम होता है, उन कंपनीज को ये फायदा पहुंचाएगा ताकि वो इजीली क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो है वो कर पाए। अच्छा, अब आते हैं एक बड़े मुद्दे पे। भारत के अंदर एनबीएफसी एक वर्ड है। एनबीएफसी का फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एक ऐसी कंपनी जिसे डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट 56 में या कंपनीज एक्ट 2013 में, जहां पर वो कंपनी डिपॉजिट ले सकती है या ना ले सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कर सकती है, असेट फाइनेंस कर सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है, इंश्योरेंस कर सकती है,
तमाम चीज़ें कर सकती है, सिर्फ किसी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में नंबर 1, किसी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में नंबर 2 और सेलिंग बाइंग में खुद से शेयर्स के एक्सचेंज के तौर पर वैसे वो काम नहीं कर सकती। ठीक है, अब इंडिया में जो एनबीएफसीज है वो बहुत ज़्यादा हैं और सिर्फ आरबीआई नहीं, कई ऐसे संस्थाएं हैं जो उनको रेगुलेट करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे म्यूचुअल फंड्स की बात करनी है या वेंचर कैपिटल की बात करनी है तो सेबी का नाम लूंगा। अगर मुझे बात करनी है इंश्योरेंस की, इंश्योरेंस कंपनी एनबीएफसी एग्जांपल है भाई, तो मैं इरिडाई की बात करूंगा। अगर मुझे बात करनी है एक डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी की तो मैं आरबीआई की बात करूंगा। तो ऐसे तमाम तरह की एनबीएफसीज हैं। अब आरबीआई ने डिसाइड किया है कि यार है तो सारा फाइनेंस का खेल, तो क्यों ना हम इनको सेग्रीगेट करें बेस्ड ऑन देयर असेट साइज, बेस्ड ऑन देयर ऑर्डर साइज, है ना, और कैसे हम इसको रिव्यू करते रहें, ये कोशिश जो है उन्होंने की है। तो हर साल की तरह इस साल भी सरकार ने आरबीआई ने पेश किया है स्केल बेस्ड रेगुलेशंस 23-24। ठीक है, इस रेगुलेशन में वो एनबीएफसी को रेगुलेट करने की तरीके ढूंढेगा जिसमें कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट है, गवर्नेंस स्टैंडर्ड कैसा है, उनके रेगुलेशंस कैसे हैं लॉस को लेकर, उन सारी चीज़ों पर वो रेट करेगा। इस बेसिस पर उसने 3 बनाए हैं लेयर, बेस लेयर, मीडियम लेयर और क्रीम लेयर, व्हाइट लेयर या फिर अपर लेयर। ठीक है, अब बेस लेयर में कंपनीज कौन कौन सी आती हैं? ऐसी एनबीएफसी जिनका असेट साइज 1000 करोड़ से कम का है, उन्हें कहा जाएगा बेस लेयर। फिर आता है मिडिल लेयर, अगर उनका जो टोटल असेट साइज है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा का है, उन्हें कहा जाएगा मिडिल लेयर। और फिर आती अपर लेयर जो सबसे क्रिटिकल होती है, जिन्हें मैं कह सकता हूँ टू बिग टू फेल, मतलब अगर वो फेल होती हैं तो उससे एनबीएफसी सेक्टर को, जो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर है, उसको फर्क पड़ता है। तो उनमें आपकी आती हैं जो अकॉर्डिंग टू आरबीआई सबसे ज़्यादा बेहतर धंधा कर रही हैं, उनका असेट साइज बहुत ज़्यादा है और उनमें अगर प्रॉब्लम आती है तो एनबीएफसी सेक्टर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस बेसिस पर इन्हें किया जाता है। तो उन्होंने दोस्तों एक लिस्ट निकाली है, उन्होंने कहा है ये वो 15 आपके एनबीएफसीज हैं जो कि आती हैं अपर लेयर में, और इनमें से सवाल आ सकता है आपका। सबसे ऊपर आता है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, टाटा सन्स, एल&टी फाइनेंस, पिरामल कैपिटल, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंडिया बुल्स, महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, आदित्य बिरला फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस और बजाज हाउसिंग फाइनेंस। ये सारी कंपनी जो है आपकी यहाँ पर आती हैं। इनमें से जहां पर लगा हुआ है आपका स्टार, ये कंपनीज आपकी हैं डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, मतलब जो डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती हैं। बात समझना ध्यान से, सहारा का चिटफंड घोटाला आपको याद है? वो एग्जाम्पल था डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी का। आपने भरोसा किया होगा, आपने नहीं, जिन्होंने किया, उस कंपनी में निवेश करने का, समझ रहे हैं? तो जब कोई एनबीएफसी को हम डिपॉजिट टेकिंग बनाते हैं तो उस पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो अगर उसका असेट साइज बट ऑब्वियस 1000 करोड़ से ज्यादा है, उसको हम अपर लेयर में रख ही लेते हैं। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट जितनी भी इंडिया में डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैं उनका कंट्रोल आरबीआई ही करता है, कोई और कंट्रोल नहीं करता उनको कंट्रोल आरबीआई ही करेगा 100%। उन्हें हम एक और नाम देते हैं, वो नाम है आपका आरएनपीएस। मुझे पता है ज्ञान ज्यादा हो रहा है आज, लेकिन भाई तैयारी ढंग से करनी है। रेसिडुअरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये नाम होता है उनका। ठीक है यार, कर लो ना तैयारी प्लीज। मैंने कुछ सोच कंपनी छोड़ी है ना यार, ताकि लग के आंख पढ़ाऊं, बस तैयारी कर लो यार, है ना, तैयारी करते रहो, परेशान ना हो, मैं आपको सब हेल्प कर दूंगा करंट अफेयर्स में, जनरल अवेयरनेस में, स्टडीज में। बस तैयारी करते, हिम्मत मत छोड़ना यार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, उनके हम तो उन्होंने दोस्तों एक स्कीम कल के दिन लॉन्च की है, जिसमें 1000 रुपीज़ का मंथली सपोर्ट महिलाओं को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और करीब 1 करोड़ महिलाओं का इससे करीब फ़ायदा होगा। आप नोटिस करिए कि अगर मैं लिंक भी करूं तो इससे कुछ टाइम पहले लाडली बहना स्कीम मैंने बताया था आपको कहाँ पर है? एमपी में। वहाँ पर अमाउंट इंक्रीज कर दिया गया है ना, 1250 कर दिया गया अमाउंट, जिसको आगे चल करना चाहते 3000 रुपये करना चाहते हैं वो। तो वैसे ही आपका तमिलनाडु में भी हुआ है। वहाँ पर योजना का नाम है कलाइकनार मगालिर उरिमाई तिट्टन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कलाइगनर स्कीम फॉर राइट ऑफ वुमेन।
और ये लॉन्च किया गया है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेट चीफ मिनिस्टर एंड द फर्स्ट एवर नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु श्री CN अन्नादुरई, उनके बर्थडे पे किया गया है। इनफैक्ट ये जो नाम है कलाइनार, ये नाम है DMK के जो एक पाट्रियार्क थे, जो सबसे बड़े नेता थे एक समय और फॉर्मर CM थे, लेट श्री करुणानिधि, उनको भी प्यार से लोग कहते थे आपके कलाइनार, तो उनके नाम पे, जिसको जिसको इंग्लिश में कहते हैं आर्टिस्ट ऑफ एमिनेंस, उनके नाम पे ये स्कीम का नाम दोस्तों जो है वो दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। सिमिलरली दोस्तों उड़ीसा के अंदर भी एक स्पेशल सब्सिडी की सुविधा दी गई है, जिससे कि उस स्टेट के अंदर जो लोग स्टील प्रोड्यूस करते हैं या स्टील प्रोड्यूस करने के इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको फायदा मिलेगा। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक सब्सिडी स्कीम की है, जिससे कि इन्वेस्टमेंट बढ़े और स्टेट का जो स्टेनलेस स्टील बिजनेस है उसमें इंक्रीज किया जाए। 20% तक का सब्सिडी मिलेगा इन्वेस्टमेंट पर, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर एग्जेम्पशन मिलेगा, और जो EPF रिम्बर्समेंट है, मतलब जो EPF भरती कंपनीज, उनमें भी उनको रिम्बर्समेंट आपका दोस्तों मिलेगा। ठीक है, इसका अनाउंसमेंट किया गया एट दी, मैं जरा इसको जूम कर दूं आपके ताकि आपको दिख जाए, इसे किया गया एट दी ग्लोबल स्टेनलेस स्टील एक्सपो। ये एक्सपो कहाँ हुआ था? ये एक्सपो आपका हुआ था इन मुंबई, वहां पर इसका अनाउंसमेंट जो है वो आपका अभी हाल ही में किया गया, और वहीं पर उन्होंने ऐलान किया उड़ीसा सरकार ने कि हम सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे टू स्टेनलेस स्टील इन्वेस्टमेंट्स इन द कैपिटल, जहां पर जो भी निवेश करेंगे कैपिटल उसमें 20% सब्सिडी सरकार प्रोवाइड करेगी, उतना पैसा सरकार उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में करेगी। उसको लेकर उड़ीसा ने लॉन्च किया है। तो सवाल एक ही बनेगा कि कौन सा स्टेट है जहां पर एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाएगा स्टेनलेस स्टील सेक्टर इन्वेस्टमेंट पे, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर एग्जेम्पशन मिलेगा और EPF रिम्बर्समेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसका आंसर रहेगा आपका उड़ीसा। नेक्स्ट पे आते हैं। टाटा स्टील, और टाटा स्टील ने यूके की हेल्प की है कायदे से अगर देखूं तो टाटा स्टील जो है उसने 500 मिलियन पाउंड का इन्वेस्टमेंट करने का, इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट है 1.25 बिलियन पाउंड का। ठीक है, लेकिन उसमें से जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है 500 मिलियन पाउंड का, वो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा फॉर द पोर्ट टैलबॉट। ठीक है, क्यों किया जाएगा? बिकॉज वहां पर जो पोल्यूशन करने वाले जो वहां के ब्लॉक्स हैं, जो पोल्यूशन करने वाले वहां के आपके जो आपके फर्नेसेस हैं, उन्हें कन्वर्ट किया जाएगा इनटू इलेक्ट्रिक ब्लास्ट फर्नेस। अभी वो कोयले से चलते हैं, ऑब्वियसली बात है उससे बहुत पोल्यूशन होता है, उसको कम करने के लिए, खत्म करने के लिए इलेक्ट्रिक फर्नेसेस को लगाने के लिए और ओवरऑल उस प्लांट को मैनेज करने के लिए टाटा स्टील ने कोलैबोरेशन किया है। और यूके जो है, यूके के अंदर ऐसा कहा जाता है कि जो पोर्ट टैलबॉट है स्टील वर्क, जो कंपनी है पोर्ट टैलबॉट स्टील वर्क्स, वो यूके की सबसे बड़ी सिंगल कार्बन एमिटर है। और ये करने से टाटा स्टील ने एक तरह से जो ब्रिटिश स्टील है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसकी यहाँ पर काफ़ी हेल्प कर दी है। लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, दूसरा पहलू भी है कि जॉब्स भी जा सकती हैं, बिकॉज अगर इलेक्ट्रिक फर्नेस होगा तो रिक्वायरमेंट कम होगा। लेकिन गवर्नमेंट का मानना है कि अगर यहाँ रिक्वायरमेंट कम होगा तो कहीं और रिक्वायरमेंट वहां पर हम इंक्रीज करेंगे। तो उसको लेकर टाटा स्टील ने 500 मिलियन पाउंड का एग्रीमेंट किया है। ओवरऑल एग्रीमेंट जो है हर चीज को मिला के 1.25 बिलियन पाउंड्स का। क्लियर है? ये टाटा स्टील ने यूके गवर्नमेंट के साथ अभी हाल ही में किया है। फिर दोस्तों भारत का जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उस जो लोकेटेड है आपका हैदराबाद में, उसने कोलैबोरेट किया है ISRO के साथ। कोलैबोरेट क्यों किया गया है? कोलैबोरेट किया गया है 5 सालों के लिए, और इसके अंडर कोलैबोरेशन किया गया है अंडर द नेशनल नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम, उसके लिए कोलैबोरेशन किया गया है। अब इसमें होगा क्या? इसमें जो हैदराबाद में इस जियोलॉजिकल सर्वे का डिवीजन जो है PGRS का, वो लीड करेगा इसको, और करीब 15-20 प्रोग्राम्स दोनों के लिए बनाएगा आने वाले 5 सालों के लिए, ताकि जो स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करके, इनकी टेक्नोलॉजी का यूज करके वो अपना जो एक नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम है उसको बेहतर कर पाए। उसके लिए GSI का जो ट्रेनिंग सेंटर है उसने कोलैबोरेट किया है विद ISRO। क्लियर है सबको? एवरीवन, यहां तक कोई डाउट? ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों कल के दिन ऑब्जर्व किया गया द वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे। बेसिकली ये एक अवेयरनेस डे है फॉर लिम्फोमा, जो कि एक ब्लड कैंसर का एक ग्रुप है, और हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें इफेक्ट होता है, और जो कि हमारा क्रूशल पार्ट है। लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी का सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है, उसके बिना काम चलेगा नहीं। और जैसे कि लिम्फ नोड हो गया, लिम्फ वेसल हो गया, स्प्लीन हो गया, बोन मैरो हो गया, उनमें जब इन्फेक्शन हो जाता है या उनमें जब कैंसर हो जाता है
तो उसे हम लिम्फोमा जो है वो नाम देते हैं। और उसके लिए अवेयरनेस के लिए हर साल 15 सितंबर को इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। अब ये होता कैसे है, देखिए हमारे बॉडी में एक स्पेसिफिक टाइप का ब्लड सेल है जिसका नाम है, जो कि WBC का नाम है, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, जब लिम्फोसाइट्स लगातार, जो कैंसर कैसे होगा, लगातार बढ़ने लगते हैं जब सेल्स, मतलब एक सेल के अलग अलग टाइप होने लगते हैं, अलग अलग डिवीजन होने लगते हैं, व्हेन दे ग्रो एक्सपोनेंशियली, और इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द बॉडी फाइट इन्फेक्शंस, वो अपने मल्टीप्लाई होने लगते हैं अपने आप, जिनकी जरूरत होती नहीं है। ठीक है, इससे लिम्फ नोड्स का स्वरण होना, वेट लॉस हो जाना, फटीग रहना, नाइट स्वेट्स आना, इचिंग होना, ये सारे सिम्टम है लिम्फोमा के। तो हर साल 15 सितंबर को लिम्फोमा अवेयरनेस डे के तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है। फिर दोस्तों अच्छी खबर है, आउट ऑफ टॉपिक है, लेकिन मैंने इसको ऐड किया ताकि थोड़ा सा डिफरेंट खबर को हम ऐड करें। इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, पाकिस्तान श्रीलंका से हार गया। पाकिस्तान की 4 दिन की चांदनी थी कि वो नंबर 1 था। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 हुआ, फिर वो हारा साउथ अफ्रीका से, लेकिन इंडिया ने हराया, इंडिया ने फिर हराया, और इंडिया अब नंबर 2 पे आ चुका है, और पाकिस्तान अब नंबर 3 पे आ चुका है, और ऑस्ट्रेलिया अब दुनिया की नंबर 1 टीम है, विच इज़ एट 118, एंड दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। इंडिया सेकंड पे है और पाकिस्तान अब आपका 3rd नंबर पे जा चुका है। फिर दोस्तों ऋतिक रोशन जो है वो बने हैं ब्रांड एम्बेसडर एक्सन मोबिल के, और जो कि एक लुब्रिकेंट ब्रांड है, और उसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अब ऋतिक रोशन काम करेंगे। फॉर्मर SBI चीफ, भारत पे के चेयरमैन श्री रजनीश कुमार अब मास्टर कार्ड इंडिया, जो कि एक कार्ड नेटवर्क कंपनी है, उसके ये नए आपके इंडिया CEO बने गए हैं। अगर मास्टर कार्ड की बात करें तो मास्टर कार्ड के जो फॉर्मर चेयरमैन थे, फॉर्मर CEO थे, अजय पाल सिंह बांगा, वो इंडिया आए थे बिकॉज वो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं, और वो G20 समिट में आए थे। और अब जो प्रेसिडेंट है मास्टर कार्ड, उनका नाम है माइकल माइबैक। हेडक्वार्टर्स हैं आपके इन परचेज हैरिसन, न्यूयॉर्क, US, और इस्टेब्लिश हुआ था आपका इन 1966। नेक्स्ट, कार्तिक राव को नियल्सन का CEO बनाया गया। नियल्सन एक रेटिंग्स कंपनी है, एक सर्वेइंग कंपनी है, कई तरह के ये रिसर्चर्स भी करती है। तो नियल्सन ने अपॉइंट किया है इंडियन ओरिजिन के कार्तिक राव को एज इट्स CEO। ये 23 साल से रहे हैं नियल्सन में, और अब इन्हें बनाया गया है द न्यू CEO ऑफ नियल्सन, और इन नेम किया गया है, और इन्होंने रिप्लेस किया है डेविड केनी को, और उनकी जगह अब ये CEO आपके जो हैं वो बनाए गए। इनका नाम है कार्तिक राव। फिर दोस्तों सम्मानों की बात करते हैं, तो अभी हाल ही में भारतीय भाषा सम्मान दिया गया हिंदी दिवस के तौर पे, और 18 इंडियन लैंग्वेजेस में ये सम्मान आपके दिए गए। उनके नाम देखिए दिए हुए हैं, ये सारे नाम पढ़ लीजिएगा। तो करीब 18 भाषाओं में अलग अलग सम्मान जो हैं वो दिए गए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, नजमा अख्तर जी को भी सम्मान दिया गया। नजमा अख्तर जी कौन है? ये जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर हैं, और उन्हें अभी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया अकेडमिया के लिए। और ऐसा उनके लीडरशिप के अंडर जो जामिया मिलिया इस्लामिया है, वो जो NIRF रैंकिंग उसमें 3rd रैंक पे रही आपकी। और ये लगातार 2nd ईयर था जब वो जब वो इंडिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में उसका नाम आपका जो है वो दोस्तों आया, तो उसी वजह से उनको ये सम्मान जो है वो दिया गया है। फिर दोस्तों कल के दिन दूरदर्शन ने सेलिब्रेट किया अपना 64th फाउंडेशन डे। 15 सितंबर 1959, देखिए दिया हुआ 15 सितंबर 1959 वो तारीख है जब दूरदर्शन स्टार्ट हुआ था। इनिशियली उसका नाम था इंडिया टेलीविजन, लेटर नाम पड़ा दूरदर्शन। रेगुलर डेली ब्रॉडकास्टिंग आपकी स्टार्ट हुई इन 65, और सर्विस एक्सटेंड किया गया मुंबई अमृतसर में 72 में, और 75 में इसे सात सिटी में शुरू किया गया। लेकिन इट वाज इन 1982 जब पूरे इंडिया में इसकी ब्रॉडकास्टिंग आपकी शुरू की गई। उसके बाद रामायण हुआ, बुनियाद हुआ, महाभारत हुआ, नुक्कड़ हुआ, बहुत सारे बेहतरीन शोज दूरदर्शन ने आपका पब्लिश करना स्टार्ट किया। इसके अलावा दोस्तों प्राइम मिनिस्टर जी ने कल के दिन कंग्रेचुलेट किया है, अपनी ग्रीटिंग्स दी हैं टू द जूविश फर्स्ट एनुअल फेस्टिवल ऑफ रोश हसना। उस मौके पर उन्होंने इज़राइल देश को, जो जूस का एक सबसे बड़ा देश है, और जूस समुदाय को उन्होंने इस फेस्टिवल की शुभकामनाएं दी हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये वो दिन है जब एडम ईव जो है अकॉर्डिंग टू द होली बाइबल, टू द जूइश बाइबल पैदा हुए थे, और इसीलिए इस दिन को जूइश न्यू ईयर के तौर पे मनाया जाता है।
जो महीना चल रहा है उस महीने का नाम रखा गया है जूइश कैलेंडर में, हिब्रू कैलेंडर में तिशरेई। तो फर्स्ट डे ऑफ तिशरेई, सेकंड डे तिशरेई आपको मनाया जाता है। और ये एनिवर्सरी है ऑफ द क्रिएशन ऑफ एडम एंड ईव, द फर्स्ट मैन एंड वुमन अकॉर्डिंग टू द हिब्रू बाइबल। हिब्रू इज द लैंग्वेज ऑफ, इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इज़राइल और ऑफ जुदाई ऑफ जूज, जो भी कह लीजिए। और उसको ये मनाते हैं आपका रोश हशना के दिन। नेक्स्ट पे आते हैं, अब आते हैं हमारे होमवर्क पे। इंडिया ने अभी हाल ही में अचीवमेंट हासिल किया है जब डैश इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट उसे मिला है। किस संस्था ने उसे दिया है, उसका नाम और उसका एक्रोनिम क्या है? फोर्थ G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन कहाँ हुई है? भारत के हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ डैश कैंपेन, जो कि एम करता है इंप्रूव द डिलीवरी ऑफ हेल्थ स्कीम्स टू एवरी इंडियन बेनिफिशियरी, जिसमें रिमोट एरियाज भी इन्वॉल्व हैं। और एक कैंपेन के अंदर एक सेवा पखवाड़ा को शुरू किया गया है सितंबर 13 से लेकर अक्टूबर 2 तक। तो इसके जवाब दीजिएगा मेरे को। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया है, ये रहा हमारा स्कैनर, इसको स्कैन कर लीजिए और हमारे जो वीडियोस हैं आप वहाँ से वीडियोस भी PDF भी देख पाएंगे। मैं एक दिन के अंदर 10 से 12 बार करंट अफेयर अपडेट करता रहता हूँ उस चैनल पे, डिस्कशंस करता रहता हूँ। जो भी अपडेट होता है बर्निंग इशूज़ का वो भी आते रहते हैं। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। बाकी अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है चैनल पे, या PDF चाहिए आपको, तो ये रहा टेलीग्राम हमारा चैनल, वहाँ पर जा सकते हैं। और साथ ही साथ ये हमारा इंस्टाग्राम का ID है, जहाँ पर डेली बेसिस पर मैं जो भी मेरा लाइफ चल रहा है वो आता है। ये इंपॉर्टेंट आपकी ज़्यादा है बिकॉज यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स, बर्निंग इशूज़, जनरल स्टडीज़ के PDFs, डिस्कशंस आपके लगातार मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइज एंड मिलते हैं अब आपसे हम कल। बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइज, पीस आउट।